तो देखिए अनुच्छेद 360 यानी कि पूरे तथ्य को बहुत ध्यान से समझेंगे और एक एक मतलब मेरा कहने का साफ स्पष्ट ये है कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से भी अगर इस पूरे कंसेप्ट को ध्यान से एक बार सुन लिया तो निश्चित है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि हिंदी में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रश्न गलत होगा ही नहीं। तो देखिए आर्टिकल 360 जो हमारे भारत के संविधान में जो आर्टिकल 360 है वो पहले तो आपको याद रखना है कि वो वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है, जो कि हमें मोस्टली याद होना चाहिए। ऐसा ही है आर्टिकल 360 भारत में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। और उससे पहले मैं एक बात आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि भारत के जो संविधान में आपात उपबंध हैं वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, ये याद होना चाहिए, कई बार पूछा जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, बहुत ध्यान से सुनिए एक मिनट, कि आपातकाल किस तरीके से लागू होगा यानी वित्तीय आपातकाल। तो देखो ध्यान से सुनेंगे, यदि भारत के राष्ट्रपति को, बहुत ध्यान से सुनिए, यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाता है कि भारत के किसी भाग में, भारत का कोई पार्ट भी हो सकता, भारत संपूर्ण भारत में यदि भारत का स्थायित्व वित्तीय स्थायित्व संकट में है यानी कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, भारत के किसी भाग में हो सकती है, संपूर्ण भारत में हो सकती है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो जाता है तब भारत के राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब? यदि स्थिति ऐसी होती है जैसा कि मैंने अभी बताया। क्लियर? अब बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ स्टूडेंट राष्ट्रपति के समाधान, राष्ट्रपति से समाधान का अर्थ क्या है, यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि यहाँ राष्ट्रपति के समाधान का अर्थ जो है वहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल के समाधान से है, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर ही भारत का राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिर्फ मौखिक सलाह पर ही घोषित की जा सकती है, यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए लिखित सलाह केंद्रीय मंत्रिमंडल की जरूरत नहीं है। ये हमें याद होना चाहिए। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए लिखित सलाह की जरूरत है लेकिन इसके लिए नहीं है। ये बात हमें क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक मेरे हिसाब से बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद करते हैं बात, देखिए जैसे ही राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देगा, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देगा तब उसके बाद 2 माह के भीतर, बहुत ध्यान से सुनिए, 2 माह के भीतर उस जो राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की गई है उसका संसद के द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। अनुमोदन का मतलब होता है स्टूडेंट कि वो जो राष्ट्रपति के द्वारा जो घोषणा की गई है ना उसे संसद अपने बहुमत से पास कर दे, संसद के सदन यानी 2 महीने के भीतर। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। अनुमोदन किस बहुमत से होना चाहिए, क्वेश्चन पुट हो सकता है, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। देखिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदन के द्वारा साधारण बहुमत से होना चाहिए। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। क्योंकि हमने 3 उपबंध की बात की है तो मैं एक बार पुनः रिकैप करूंगा ताकि चीज़ें और क्लियर हो सके। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा का अनुमोदन था वो संसद के द्वारा 1 माह के भीतर होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन जो है वो संसद के भीतर 2 माह के भीतर होना चाहिए। अब पढ़ रहे हैं हम इस समय जो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा का अनुमोदन है वो संसद के द्वारा 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए।
क्लियर? बहुत ध्यान से सुनना है। अनुमोदन किस बहुमत से होगा दोस्त? अनुमोदन जो होगा साधारण बहुमत से होगा, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से होगा। और बहुत ध्यान रखने योग्य जो विषय वस्तु है वो ये है कि जैसे ही संसद वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कर देती है, यानी कि संसद के दोनों सदन वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं, तो वो जो अनुमोदन जैसे ही हो जाएगा तो एक ही बार अनुमोदन के बाद, बहुत ध्यान से सुनिए, एक ही बार अनुमोदन के बाद वह वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है वह अनिश्चित काल तक लागू हो जाएगी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले के आपात उपबंध में हमने पढ़ा था कि संसद का बार बार अनुमोदन जरूरी है, लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा का यदि संसद एक बार अनुमोदन कर देती है, बहुत ध्यान से सुनिए, तो उसके लिए बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। एक बार अनुमोदन होने के बाद ही वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनिश्चित काल तक के लिए लागू की जा सकती है। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अच्छी तरीके से याद रखेंगे, आज तक भारत में लागू नहीं हुई है। कई बार ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ भ्रमित करने के लिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक भारत में कितनी बार हुई है। अभी तक एक भी बार ऐसी घोषणा भारत में नहीं हुई है, ये बात हमें याद होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि अनुमोदन के बारे में हम पढ़ चुके, इस जो उद्घोषणा के प्रभाव हैं, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे ही लागू होगी भारत में, बहुत अच्छी तरीके से सुनना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे ही भारत में लागू हो जाएगी कभी, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सरकार किस तरीके से काम करेगी, उसमें मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, थोड़ा सा अच्छी तरीके से सुना। पहला पॉइंट, चूंकि मामला वित्तीय से संबंधित है, फाइनेंशियली संबंधित है, केंद्र राज्यों को वित्तीय संबंधी मामले में कोई भी निर्देश दे सकता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो केंद्र को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य को यानी कि स्टेट को फाइनेंशियली यानी कि वित्तीय संबंधी मामले में कोई निर्देश दे सकता है। दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनेंगे, राज्य के अंतर्गत जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, सबके वेतन एवं भत्ते में कमी के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। यानी कि राज्य के अधीन जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतन में कमी की जा सकती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, केंद्र में जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, केंद्र में जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं उन अधिकारियों के वेतन में भी कमी के निर्देश दिए जा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कमी की जा सकती है। यहां तक कि आपको यह भी याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते में भी कमी की जा सकती है यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं, बहुत अच्छी तरीके से सुनना है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। भारतीय संविधान का स्टूडेंट एक आर्टिकल है जो हमें याद होना चाहिए, आर्टिकल 59(4), बहुत ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 59(4) में साफ शब्दों में ये बात कही गई है स्टूडेंट कि भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन एवं भत्ता दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन स्टूडेंट ये बात हमेशा याद रखनी है, आर्टिकल 59(4) में ही ये बात कही गई है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उनके वेतन एवं भत्ते में कमी नहीं की जा सकती। बहुत शानदार प्रश्न हो सकता है जो कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है तो भारत के राष्ट्रपति के वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। ये बात आर्टिकल 59(4) कहता है, ये हमको स्पष्ट मालूम होना चाहिए।
कई बार ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, अच्छी तरीके से याद रखें। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये हमें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया। और संसद कितने समय में इसका अनुमोदन कर सकती है, तो घोषणा के 2 माह के भीतर संसद इसका अनुमोदन कर दे, और संसद इसका अनुमोदन स्टूडेंट साधारण बहुमत से करे, ये हमें मालूम होना चाहिए। कई बार ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रपति कब ऐसी घोषणा कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मौखिक सलाह पर ही भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आर्टिकल 360 से उन्हें यह अधिकार दिया गया है। आशा करता हूं कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।